नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। दिल्ली में हुई आलाकमान के साथ बैठक के बाद सूबे के मुखिया भूपेश बघेल कल शाम राजधानी रायपुर लौट आए। रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा। इसी क्रम में आज प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया और विधायक विकास उपाध्याय भी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में शिव डहरिया कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं विकास उपाध्याय भी कांग्रेस संगठन के शीर्ष नेताओं से मिलेंगे। इधर प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी आज दिल्ली जाएंगे। सूत्रों की माने तो इसके अलावा कांग्रेस के कई विधायक भी कल दिल्ली में रहेंगे। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन अचानक मंत्रियों और विधायकों का दिल्ली दौरा प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अभी भी दिल्ली में हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में जो आदिवासी कांग्रेस है उस विंग का बैठक पूरे देश का हो रहा है। पूरे देश के सभी स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं और कोऑर्डिनेटर हम लोग बुलाया गया है और देश में ताज़ा जो राजनीतिक परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा हुई और आगे की रणनीति। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भारत रत्न मदर टेरेसा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मदर टेरेसा के अमूल्य योगदान को याद करते हुए बघेल ने कहा कि मदर टेरेसा ने आजीवन दीन दुखियों की अथक सेवा की है। वह अनाथ और असहाय लोगों का सहारा बनी और पूरी दुनिया को मानवता और शांति का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके स्नेह और समर्पण के कारण लोगों ने उन्हें मदर का दर्जा दिया। सेवा के क्षेत्र में वह इतनी ऊंची उठ गई कि उन्हें संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। बघेल ने कहा कि मदर टेरेसा के जीवन मूल्य हमेशा लोगों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता सरकार को घेरने लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आज भी रायपुर जिले में सभी जोन मुख्यालय में भाजपा के नेताओं ने नगरीय निकायों की समस्या को लेकर घेराव किया है। वहीं जोन मुख्यालय में मौजूद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर वार्ड की तमाम समस्याओं को सुधारने की भी अपील की है। रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, पर ये कांग्रेस की सरकार पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल सरकार के 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस सरकार ने जो कमिटमेंट किया था 36 में से एक भी कमिटमेंट पूरा नहीं किया। चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, किसान कृषि क्षेत्र का कार्य हो, चाहे महिला समूह के लिए कमिटमेंट जो किया हो, आंगनवाड़ी के लिए किया हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, कोई भी कमिटमेंट इस सरकार ने पूरा नहीं किया है और अब ये सरकार जनता से आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। वीआईपी न्यूज की खबर का असर हुआ। राजधानी रायपुर की पुलिसिंग में बड़ा बदलाव देखते हुए शहर के एएसपी अजय यादव ने 20 थानों के थाना प्रभारी का ट्रांसफर किया है। एक ही थानों में लंबे समय से जमे थानेदारों को बदला गया है। साथ ही 2 उप निरीक्षकों का भी तबादला किया गया है। जारी हुई तबादले की लिस्ट के मुताबिक ममता शर्मा अली को खम्मारडी से महिला थाना भेजा गया। वहीं गुड़ियारी टीआई रविशंकर तिवारी आजाद चौक के नए टीआई होंगे। इसके अलावा कुछ दिन पहले लाइन भेजे गए लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को मौधापारा थाने की जिम्मेदारी मिली है। वहीं 2 उप निरीक्षकों का भी तबादला हुआ है। हम आपको ये बता दें कि 16 अगस्त को ही वीआईपी न्यूज ने थाना प्रभारियों के जल्द तबादले होने की खबर का प्रसारण किया था। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षा कराए जाने के विरोध में आज रायपुर जिला एनएसयूआई द्वारा प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मांग है कि जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा होनी चाहिए। ऑनलाइन छात्रों को पढ़ाई कराई गई है तो ऑनलाइन ही परीक्षा होनी चाहिए। हम आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 महीने से रायपुर जिला एनएसयूआई ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन तक विश्वविद्यालय के कुलपति को
सौंप चुका है, लेकिन अब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है। पिछले एक महीने से हम लोग करीब दर्जन भर प्रदर्शन हम लोग रविशंकर यूनिवर्सिटी में किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो परीक्षा की समय सारणी इन्होंने घोषित की थी, जो कि ऑफलाइन पद्धति थी, उसको बदल के ऑनलाइन किया जाए। इसलिए आज हम NSY के सैकड़ों साथी आज रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का घेराव करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और NSY अभी इस प्रदर्शन को और भी ज़्यादा उग्र करेगी। इसके बाद हम सीधा उच्च शिक्षा मंत्री, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के जो कुलपति महोदय हैं वो बुरी तरह थक चुके हैं, हार चुके हैं हमारे प्रदर्शन के लगातार होते देख। कल हम NSY के कार्यकर्ता रात भर उनके घर के बाहर हम धरने पर बैठे हुए थे, फिर भी कुलपति महोदय को एक भी उनके मन में ऐसा आत्मग्लानि नहीं आया, एक बार उनका दिल नहीं पिघला कि विश्वविद्यालय के छात्र रात भर बैठे हुए। रात में हमें पुलिस गिरफ्तार की। आज हम वापस प्रदर्शन पर बैठेंगे, तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए गए सहायक संचालक जनसंपर्क की परीक्षा आज रायपुर के प्यारे लाल यादव शासकीय स्कूल में संपन्न हुई। सहायक संचालक के 3 पद के लिए परीक्षा एक पाली में हुई, जहां 150 प्रश्न पूछे गए, जिसके लिए 3 घंटे का समय तय किया गया था। अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर डिफिकल्ट टू मॉडरेट था। It was good. How much you attempted? Attempted the whole paper. Whole paper. Yes. So it was easy or difficult or moderate? Moderate. Moderate. VIP न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर VIP न्यूज सच का आईना सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। VIP न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। VIP न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को। खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सुभाष की बात। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात। सुनिए सुभाष की बात। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये एक नया शब्द इन दिनों चलन में है। दरअसल पहले जब कोई सरकारी संपत्ति बिकती थी या प्राइवेट सेक्टर में जाती थी तो उसको निजीकरण हम कहते थे। अब इसका एक नया नाम आया है, उसको मौद्रीकरण नाम देकर सरकार ने विभिन्न क्षेत्र की जो सरकारी क्षेत्र की संपत्तियां हैं उनको निजी हाथों में सौंपने जा रही, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए इससे जुटेंगे। सरकार का यह कदम कोई अप्रत्याशित नहीं है। जो भाजपा की रीति नीति को जानते हैं वो जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, निजीकरण को लेकर उन्होंने अतिरिक्त रूप से उत्साह दिखाया है। वाजपेयी जी के कार्यकाल में बाकायदा विनिवेश को लेकर एक पृथक मंत्रालय तक खोला गया था। आर्थिक उदारीकरण के राजनीतिक विचार को राष्ट्रीय उत्थान के सामाजिक दर्शन के रूप में प्रचारित किए जाने के साथ ही निजीकरण को रामबाण नुस्खे की तरह मान लिया गया और भाजपा सरकार ने जिस तेजी और बेझिझक होकर इसे अपनाया और जिस तरह का दुस्साहस दिखाया, तो ये तय था कि जो सरकारी संपत्तियां हैं वो बिकेंगी। सवाल ये था कि ये बात बार बार कह रहे थे कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। तो यदि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये 70 साल में जो प्रॉपर्टी बनी है वो कैसे बिक रही है और इस प्रॉपर्टी के बेचने से इतनी सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी। दरअसल अगर जब कोई चीज़ निजीकरण होगा
तो उससे निश्चित रूप से राष्ट्रीय क्षति होगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा वो मुनाफे के लिए करेगा और इसका भार निश्चित रूप से आम जनता पे आएगा। चाहे आज ये कह रहे हो कि हम 4 साल के लिए किराए पर दे रहे हैं, पर कोई चीज़ 4 साल के लिए किराए पे नहीं दी जाती। हमने अपने छत्तीसगढ़ में देखा है कि बालको जो था वो इसी तरह से दिया गया था और आज उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसका कब्जा है, कहने को सरकार भी उसमें है, पर ये एक नमूना था जो 2001 में हुआ था। अब रेलवे की बात चल रही है कि रेलवे को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इसमें रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है और रायपुर का एयरपोर्ट भी ये निजी हाथों में जाने वाला है। तो जब ये चीज़ें निजी हाथों में जाएंगी तो निश्चित रूप से, जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि चाहे निजी स्कूल हों, चाहे निजी अस्पताल हों, ये सारे मुनाफा कमाने में लगे हुए थे और अंततः जो गरीब आदमी था उसके पास एकमात्र चारा था कि वो सरकारी व्यवस्था में जाए। अब चूंकि सरकारी व्यवस्था यहाँ से हट रही है और कहा जा रहा है कि जो उपक्रम उन्हें बाद में सरकार वापस ले लेगी। सरकार के हाथ से जो चीज़ एक बार जाएगी क्या वो लौट के आएगी? पर अभी जो कुछ वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बयान दिया है उससे तो ये लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अब निजी हाथों में जाने वाला है। तो सवाल ये है कि ये जो निजी हाथों में जा रहा है और जिसको कहा जा रहा है कि हम संसाधन भी जुटाएंगे और उसको लाभ में बनाएंगे, तो ये सब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि निजी व्यक्ति यदि कोई चीज़ को, जो सरकारी व्यवस्था है, वैसे तो जो उपक्रम इनको दिए जा रहे हैं वो पहले से ही लाभ में है। अगर हम रायपुर स्टेशन की बात करें तो लाभ में है, हम अगर एयरपोर्ट की बात करें तो लाभ में है। वो सारे उपक्रम जो लाभ में हैं, अगर उसकी परिसंपत्तियाँ निजी हाथों में जाएगी और निजी व्यक्ति यदि उसमें पूंजी निवेश करेंगे तो वो केवल पूंजी निवेश करने के लिए पूंजी निवेश नहीं करेंगे, वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर पूंजी निवेश करेंगे। सरकार जिन रोड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को लीज पर देगी और बोलती है कि हमारे पास उसका मालिकाना हक हमारे पास रहेगा, तो यहाँ सवाल ये उठता है कि लीज आखिर कितनी अवधि के लिए जाएगी? क्या 50 साल के लिए रेलवे स्टेशन की ज़मीन दी जाएगी या 100 साल के लिए निजी हाथों में सौंपी जाएगी? क्या दीर्घ अवधि की यह लीज संपत्ति बेचे जाने से कम है? 400 रेलवे स्टेशन, 900 पैसेंजर, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर की ट्रैक लीज पर दिया जाना है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों के रेलवे संचालन का भी काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। देश भर के जो रेलवे के 265 गुड्स सेट्स हैं, 673 किलोमीटर की DFC जो है वो भी निजी क्षेत्रों में दी जाएगी। चुनिंदा रेलवे कॉलोनियाँ, रेलवे के 15 रेल स्टेडियम, खेल के बहुत सारे स्टेडियम, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन है, ये बहुत सारे सेक्टर को कवर करेगा, जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन, गैस पाइपलाइन, बहुत कुछ शामिल है। सवाल ये है कि ये सारी जो पैसे इससे आएंगे, इसका उपयोग कहा जा रहा है कि अधोसंरचना निर्माण में किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया था कि रेलवे को कभी भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसी तरह का भरोसा वाराणसी, बनारस, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, उन्होंने भी कहा था कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसमें विदेशी और निजी पूंजी का इस्तेमाल भी जो है नहीं होगा। अपनी बात भावनात्मक लहजे में अपने वोटरों से कहने वाले प्रधानमंत्री अब निजीकरण को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोनेटाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन साथ साथ रहेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस समय लोगों को लग रहा है कि दरअसल नाम बदल बदल कर चीज़ों को बेचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। देश में 70 सालों में जो कुछ सरकारी क्षेत्र में हासिल हुआ है उसको निजी क्षेत्रों में दिया जा रहा है। अंततः जब निजी क्षेत्र में कोई चीज़ जाती है तो उसका भार उपभोक्ता पर, आम जनता पे पड़ता है। ये हमारे सबके अपने अनुभव कहते हैं। देखते हैं कि आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें निजी हाथों में और जाएगी और एक आम आदमी का सड़क पे चलना, रेल पे चलना, हवाई जहाज़ पे चलना, अस्पताल में इलाज कराना, सब कुछ महंगा होगा और हम अपनी सारी परिसंपत्तियाँ भलाई मोनेटाइजेशन के नाम से कहें कि हम थोड़े समय के लिए दे रहे हैं, वो अंततः निजी हाथों में चली जाएंगी। राजद्रोह केस के चलते मुश्किलों में घिरे निलंबित IPS ऑफिसर GP सिंह के लिए राहत भरी खबर है। राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने GP सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने GP सिंह को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है।
बता दें कि 1 जुलाई को जीपीसी के निवास सहित अन्य ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी थी। इसके बाद जीपी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था। इसी दौरान ईओडब्ल्यू को जीपी के घर से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे, जिसमें सरकार के खिलाफ षड्यंत्र की बात लिखी गई थी। ईओडब्ल्यू के इस मामले में जीपी के खिलाफ कोतवाली थाने में राजद्रोह का केस दर्ज कराया गया था। राजद्रोह का केस दर्ज करने के बाद जीपी अंडरग्राउंड हैं। केस दर्ज होने के बाद बयान दर्ज करने के लिए कोतवाली पुलिस ने उन्हें 2 बार नोटिस भी जारी किया, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। मुश्किलों से घिरे निलंबित आईपीएस जीपी सिंह के लिए राहत भरी खबर है। राजद्रोह केस में गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते ये भी कहा है कि जीपी सिंह राजद्रोह मामले में पुलिस का सहयोग करें। बता दें कि 1 जुलाई को जीपी सिंह के कई ठिकानों में ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी थी। इस दौरान ऐसे अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसके अलावा एक डायरी भी जब्त की गई थी, जिसमें ये इस बात का जिक्र था कि जीपी सिंह सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसके बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी चीफ आरिफ शेख के आवेदन पर कोतवाली थाने में राजद्रोह का मामला जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था। कैमरामैन टिक्कू साहू के साथ हेमंत शर्मा, वीआईपी न्यूज रायपुर। अब बात करते हैं अंबिकापुर शहर से जुड़ी खबर की। अंबिकापुर शहर के प्रतिष्ठित होटल एवलॉन इन में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापामारी कर अवैध शराब जब्त की है, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि शराब की मात्रा बढ़ाने के लिए होटल में बाहर से शराब लाकर रखा गया था। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये जो कार्रवाई की गई है, ये कुछ हमारे अंबिकापुर में शराब माफिया हैं। एक जो मुझे पता चला, अभी कुछ दिन पहले ही पता चला मुझे, एक अरुण सिंह है और एक पवन सिंह है। मुझे पता चला कि ये लोग मिलावटी शराब बनाते हैं और मिलावटी शराब बना के और अंबिकापुर और सूरजपुर आसपास के ज़िलों में कोचियों के माध्यम से, होटलों के माध्यम से खपत करते हैं। और जो मुझे जानकारी मिली कि ये मेरे होटल में भी सप्लाई करना चाहते थे। जब मेरे होटल के स्टाफ ने मना कर दिया तो एक षड्यंत्र ये किया उन्होंने। तो इन दोनों के द्वारा एक्साइज डिपार्ट के कुछ कर्मचारियों के साथ और कुछ पुलिस डिपार्ट के कर्मचारियों के साथ मिलकर इन्होंने मेरे होटल को बदनाम करने की साजिश की और मुझे फंसाने की कोशिश की। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में मौधापारा पुलिस ने नशीली टैबलेट के साथ आरोपी ग्यास मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 624 नग ट्रामाडोल टैबलेट जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी रजबंधा मैदान के पास बिक्री करने के इरादे से अपने पास नशीली टैबलेट रखा हुआ था। मुखबिर से मिली सूचना के बाद मौके पर जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला थाना मौधापारा के अंतर्गत था, जिसमें ग्यास मोहम्मद जो मौधापारा का निवासी है, उसे मुझे मुखबिर से माध्यम से सूचना मिली थी कि वो ट्रामाडोल नामक नस्ली गोलियों को बेच रहा है, जिस पर टीम गठित करके उस पर छापा मारा कार्रवाई की गई, जिस पर 24 नग कैप्सूल प्राप्त हुए हैं, जिसे मौधापारा थाना में 22 NDPS का मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को रिमांड पर भेजा जा रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर जैसे जो पूछताछ हुई है उसे पता चल रहा है कि यूपी के किसी स्थान पर इसको लाया जा रहा है। इस दिशा में भी हम तस्दीक कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो इस मामले से जुड़े और लोग होंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यकाल सभा कक्ष में SP पारुल माथुर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नक्सल समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर, CRPF बटालियन के कंपनी कमांडर, थाना प्रभारियों के बीच नक्सल ऑपरेशन की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें इकट्ठा हुए हैं। ये एक बेसिकली इंटेलिजेंस शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अभी वर्तमान में क्या डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमें नक्सल गतिविधियों के बारे में क्या इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं उसके बारे में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी इसमें की गई है और साथ ही साथ जो हम लोग की ऑपरेशंस की रणनीति है उसके बारे में भी आज चर्चा की। इसमें जो भी लेटेस्ट इनपुट्स हैं उसके बेसिस पे ऑपरेशनल प्लानिंग की जा रही है। इसमें क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और CRPF के बीच में काफ़ी हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए ज़रूरी है कि
कांस्टेंट डायलॉग उनके साथ बना रहे हैं। साथ ही साथ जो अफेक्टेड गांव हैं वहां पे भी सिविक एक्शन और पब्लिक आउटरीच के रूप में क्या प्लानिंग की जानी है उस पर भी चर्चा। जशपुर जिले में स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों ने जैविक और अजैविक कचरे को आय का साधन बनाने के साथ अब कांच की टूटी फूटी बोतल और कांच के जोखिम वाले कचरे का भी बेहतर उपयोग करके पंचायत को भारी भरकम खर्च से छुटकारा दिला रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी इन महिलाओं द्वारा लगभग 100 कस्बों में डोर टू डोर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। इन महिलाओं द्वारा गांव और कस्बों को स्वच्छ रखकर पेड़ों की छांव तले बैठने के लिए चबूतरे भी बनाए जा रहे हैं। स्वच्छता दीदी लोग गांव-गांव जाके कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें से प्लास्टिक बाटल और कांच बाटल मिलता है, उसमें चबूतरा निर्माण किए हैं और गांव के लोग आकर उसमें बैठते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2 से 4 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चबूतरे के निर्माण के काम में कांच की टूटी फूटी बोतलों के बेहतर ढंग से उपयोग कर बेहद मामूली लागत से काफी आकर्षक चबूतरे तैयार हो रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारी के.एस. मंडावी का कहना है कि जोखिम भरे कचरे का चबूतरे के निर्माण में बेहतर उपयोग कर पूरे जिले की ग्राम पंचायतों में इसका लाभ लिया जाएगा। इधर कलेक्टर महादेव कावरे ने भी स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं की सूझबूझ की सराहना की है। जशपुर जिला में 217 SLNWN निर्माणाधीन है, जिसमें का 88 पूर्ण हो चुका है, बाकी सतत जारी है। इसमें हमारे स्व सहायता समूह के बहनें लोग लगी हैं, उनके द्वारा कचरा का कलेक्शन करके उसको सॉर्टिंग करते हैं और उसको आजीविका के संसाधन के रूप में भी उसको काम कर रहे हैं। एक प्लास्टिक यूनिट का भी काम प्रक्रियाधीन है। मैं बताना चाहूँगा कि कचरा को संसाधन के रूप में बनाने के लिए और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने के लिए कचरा प्रबंधन का कार्य जिले में बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक राजधानी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अनेक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने शराबबंदी को लेकर जो समिति बनाई है, इस समिति की शराबबंदी को लेकर 2.5 साल में सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार की मंशा शराबबंदी को लेकर आखिर क्या है। शराबबंदी को लेकर के अभी राजनीतिक समिति जो बनाई गई है उसकी बैठक हुई है। उस बैठक में सारी चर्चा हुई है, सारी बातें हुई है, केवल शराबबंदी के विषय में बात नहीं हुई है जिसके लिए समिति बनाई गई है। 2.5 साल के कार्यकाल निकल गए, ये दूसरी बैठक थी। समिति बनाने के बाद में 2 साल में 2 बैठक। इससे शराबबंदी को लेकर के सरकार की गंभीरता नजर आ रही है कि शराबबंदी को लेकर के सरकार कितने गंभीर है। वास्तविक में जिस प्रकार से ये केवल बहाना लगातार खोज रही है, जन जागरण करना है, ये आपको कौन रोका है? 2.5 साल तक आप क्या करते रहे? और मुख्य इसका आशा है किसी भी प्रकार से कैसे भी करके कि शराब इनके चालू रहे और इनकी कमाई का जो जरिया है वो बंद ना हो, ये इसका मुख्य कारण है। और ये इसकी सरकार की नियत ठीक नहीं है, वादा खिलाफी जनता से कर रही है। अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मियों का 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर के बूढ़ा तालाब में जारी है। 24 अगस्त से शुरू हुआ ये आंदोलन 28 अगस्त तक चलेगा। इस आंदोलन में प्रदेश के समस्त अस्थायी कोविड कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सभी कर्मचारियों की मांग है कि कोरोना काल के दौरान अस्थायी रूप से भर्ती स्वास्थ्य कर्मियों को कार्य पर निरंतर रखा जाए एवं उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश को देखा जा रहा है तो प्रदेश स्तर पर अधिकतर जिलों में हमारे लोगों को टर्मिनेट कर दीजिए। ये है हमारे इस कोविड जैसे वैश्विक महामारी में हमारे लोगों ने अपने आप को ध्यान में न रखकर सेवा दिए हैं। पोस्ट जो खुला था 3 महीने के लिए खुला था, 3 माह के बाद 3 महीने से 6 महीने, 6 महीने से 9 महीने से धीरे धीरे बढ़ाया गया। हमारे लोगों ने निरंतर सेवा दी है। अभी कोविड की दरें कम होने के कारण हमारे प्रदेश के अधिकतर जिले के लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया, जो कि वो सब बेरोजगार हो चुके हैं। निश्चित तौर पर यहाँ आने से पहले प्राइवेट सेक्टरों में काम चल रहे थे, काम अच्छे खासे काम चल रहे थे और अर्थोपार्जन जीविका चल रही थी। अभी देखा जा रहा है कि सब पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। तो सरकार से हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें हमारे सभी लोगों को कार्य पर निरंतर रखा जाए।
इस बीच हमें बहुत सारी दिक्कतों का, बेरोजगारी सबसे बड़ी है हमारी, जो दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। हमारे जितने भी कोविड कर्मचारी साथी हैं उनके भी घर परिवार है जिनको फाइनेंशियली रूप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और हमारे छत्तीसगढ़ में कई जिले ऐसे हैं जहां अभी तक सैलरी तक नहीं दिया गया है 3-4 महीने से काम करने के बाद भी। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है इस चीज़ से। राजधानी की छवि पर अपराधी रोज बट्टा लगा रहे हैं। पुलिस का खौफ बदमाशों पर लगता है जैसे गायब सा हो गया है। एक रोज एक तरफ हत्या तो दूसरी तरफ चाकूबाजी की घटना सामने आ रही है। लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं से रायपुर क्राइम कैपिटल बन गया है। रायपुर में बढ़ते आपराधिक घटना जहां पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं राजधानी के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। शहर में बीते 3 दिनों में 3 हत्या हुई तो 5 चाकूबाजी की घटना ने सबको हैरान कर दिया है। रायपुर पुलिस रोज रात को चेकिंग कर रही है, मगर इसका फायदा किसी भी एंगल में नजर नहीं आ रहा। हत्या लूट की वारदातें अक्सर रात को ही हो रही है। ऐसे में आम लोगों के मन में भय आना स्वाभाविक है। नहीं, अभी पिछले 2-3 दिन में कुछ चाकूबाजी की वारदातें हुई है और जितने भी वारदात हुई है उस सभी में आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले घटना के 4-5-6 घंटे के भीतर ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं सभी में आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। तो अधिकांश घटनाओं के पीछे जो तात्कालिक जो आवेश में आकर और नशे को लेकर के घटनाएं हुई है तो उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं और इस पर नियंत्रण के लिए प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते अपराध के कारण लगातार पुलिस की आलोचना हो रही है। वहीं दूसरी ओर रायपुर पुलिस का यह दावा है कि चेकिंग अभियान के जरिए अपराधियों के मन में डर पैदा करने का काम किया जा रहा है। अब पुलिस आने वाले दिनों में अपराधियों से और सख्ती से निपटने की बात कह रही है। चेकिंग अभी देखिए ये सब घटनाएं हो रही है, उसके पहले भी हमने चेकिंग अभी लगातार शुरू किया हुआ है और चेकिंग भी अभी कंटिन्यूस चलते रहेगी। और सभी एरिया में जो सुनसान एरिया हैं, तालाब के किनारे हैं और जो अड्डेबाज हैं सभी पे कार्रवाई भी कर रहे हैं। लगातार नशा के विक्रेताओं पर भी कार्रवाई कर रहे हैं और इसको नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन चाकूबाजी मंगाने वालों पर पहले भी उनके चाकू जमा कराए गए थे, अभी फिर से लिस्ट मांगी गई है, अभी उनके फिर हथियार उनके जमा कराए जाएंगे। हाँ, सभी घटनाओं का अलग अलग कारण है, लेकिन नशे के कारण कुछ घटनाएं हुई हैं तो उस पर भी हम नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। राजधानी में पुलिस के बड़े अधिकारियों से लेकर आला प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती है। वीवीआईपी ड्यूटी के नाम पर पुलिस की सायरन मूवमेंट के साथ दिन भर सुनाई देता है, मगर इन सब के बीच पुलिस की न तो धौंस नजर आ रही, न ही भय दिख रहा। लोग छोटी छोटी बात पर हत्या करने आमदा हो गए हैं। ऐसे में पुलिस को अपने काम करने का तरीका बदलना होगा। वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से कैमरामैन मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। सिविल लाइन पुलिस ने व्यवसायिक लेन देन के विवाद के बीच दुर्ग के एक कारोबारी को बंधक बनाने के मामले में कटोरा तालाब निवासी 3 भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक दुर्ग निवासी राजवीर नयन का लकी ट्रेडर्स के संचालक पवन मेघानी, अमित मेघानी और अंकित मेघानी के साथ व्यापारिक लेन देन था। 2 दिन पहले राजवीर नयन लकी ट्रेडर्स पहुंचे थे, जहां उनके बीच विवाद हुआ। इसके बाद तीनों भाइयों ने राजवीर को बंधक बना लिया और उनसे तकरीबन 50,000 रुपए वसूल किए। इसके बाद राजवीर ने मामले की शिकायत पुलिस से की। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इसमें एक शिकायत आई थी कि उसका उनका कुछ पैसे का लेन देन का विवाद था। उसको विवाद को लेकर वो यहाँ पे आया था, तो पैसे की मांग करके लोग उसको वहाँ पे अपने साथ बिठा लिए थे, दरवाज़ा बंद कर दिए थे। उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। हाँ, मारपीट भी करने की शिकायत उसमें आई है, तो उसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ससहा गांव की शराब की दुकान में बीती रात 9 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। शराब दुकान के मैनेजर ने पामगढ़ थाना में घटना की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलने पर पामगढ़ पुलिस और एडिशनल एसपी ग्रामीण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली गई। गौरतलब है कि इसी शराब की दुकान में इसी माह पूर्व में चोरी हो चुकी थी, जिसके बाद भी शराब दुकान में इतनी बड़ी राशि को बिना सुरक्षा के रखना संदेह को जन्म दे रहा है। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जांच प्रारंभ कर दी है और शराब दुकान के कर्मचारियों से इस मामले में परीक्षण करना भी शुरू कर दिया है। पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम ससहा का ये मामला है। पामगढ़ ग्राम ससहा में जो कंपोजिट मदिरा की दुकान है, वहाँ के आबकारी सब इंस्पेक्टर महेश कुमार, जिनके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि बीती रात्रि में किसी अज्ञात चोर के द्वारा मदिरा दुकान को तोड़कर उसमें घुस के
वहाँ रखे हुए 9,25,000 रुपये चोरी कर लिए गए, जिसमें प्रथम दृष्टया अपराध का पाए जाने से आईपीसी की धारा 380 और 457 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। वीआईपी न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।